अरे नमस्कार दोस्तों। ऑडियो बुक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सारा और आज मेरे साथ है मेरे को होस्ट एलेक्स। हम ईएम फॉस्टर की शानदार किताब अ रूम विद अ व्यू के पहले चैप्टर द बर्टोलिनी पर खुलकर बात करने वाले हैं। हाय सारा, और हमारे सभी सुनने वालों को भी हाय। ये चैप्टर कहानी की नींव रखता है और इसके मेन कैरेक्टर्स और उनकी प्रॉब्लम से हमें मिलवाता है, जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल। तो चलो पहले इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। कहानी शुरू होती है फ्लोरेंस के एक गेस्ट हाउस बर्टोलिनी में। वहाँ मिस बार्टलेट और उनकी यंग कजिन लूसी हनीचर्च रुकी हुई हैं। उन्हें व्यू वाले साउथ फेसिंग रूम का वादा किया गया था, पर उन्हें मिलते हैं कोर्टयार्ड की तरफ देखने वाले नॉर्थ फेसिंग रूम्स। उनकी निराशा तब और बढ़ जाती है जब गेस्ट हाउस की मालकिन सिग्नोरा कॉकनी एक्सेंट में बात करती है, जिससे उन्हें लगता है अरे यार ये तो लंदन ही है ना। हाँ, और डिनर पर ही असली खेल शुरू होता है। एक बूढ़े थोड़े अजीब से दिखने वाले जेंटलमैन मिस्टर एमरसन उनकी बातें सुन लेते हैं और अचानक बीच में कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास व्यू वाले कमरे हैं और वो उन्हें मिस बार्टलेट और लूसी से एक्सचेंज करना चाहते हैं। मिस बार्टलेट, जो सोशल मैनर्स की पक्की हैं, इस सीधे ऑफर से शॉक हो जाती हैं और झट से मना कर देती हैं। उन्हें मिस्टर एमरसन और उनके बेटे जॉर्ज का बिहेवियर बदतमीज और रूखा लगता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन रही होगी। फिर मिस्टर बीब एक पादरी कमरे में आते हैं। लूसी उन्हें टनब्रिज वेल से जानती है और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर बीब के आने से लूसी और मिस बार्टलेट का मूड एकदम से बदल जाता है और वो गेस्ट हाउस के बाकी गेस्ट्स के साथ घुलने मिलने लगती हैं, जो उन्हें फ्लोरेंस में घूमने के लिए टिप्स देते हैं। और बाद में ड्राइंग रूम में मिस बार्टलेट मिस्टर बीब से मिस्टर एमरसन के बारे में पूछती हैं। मिस्टर बीब उन्हें थोड़ा अटपटा पर बहुत सच्चा बताते हैं, जो सीधा बोलते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एमरसन का ऑफर एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं थी। आखिर में मिस्टर बीब के कहने पर एमरसन फैमिली फिर से रूम एक्सचेंज का ऑफर देती है। मिस बार्टलेट लूसी की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी ऑफर मान लेती हैं, पर ये पक्का करती हैं कि लूसी पर कोई एहसान ना हो। ये उनके कैरेक्टर को खूब दिखाता है ना। जब रूम्स एक्सचेंज हो रहे थे तो मिस्टर एमरसन नहा रहे थे, तो जॉर्ज ही मिस बार्टलेट का थैंक यू एक्सेप्ट करते हैं। मिस बार्टलेट को जॉर्ज का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। लूसी अपने नए रूम से अरना नदी और शहर की लाइट्स देखकर बहुत खुश हो जाती है, जबकि मिस बार्टलेट को अपने रूम में वॉश स्टैंड के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला पेपर मिलता है, जिसे वो यंग मिस्टर एमरसन की चीज मानकर संभाल कर रख देती हैं। ये समरी हमें कहानी की एक अच्छी झलक देती है। अब चलो कैरेक्टर्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मिस बार्टलेट लूसी की कजिन और उसकी केयर टेकर हैं। वो सोशल मैनर्स, इज्जत और पुरानी परंपराओं की निशानी है। उनकी स्ट्रिक्टनेस और नैरो माइंडेडनेस अक्सर उन्हें दूसरों से दूर रखती है। एकदम सही। और लूसी हनीचर्च एक यंग गर्ल जो अभी तक खुद को और अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। वो मिस बार्टलेट के कंट्रोल में है, पर उसके अंदर फ्रीडम और नए एक्सपीरियंसेस की एक अनकही चाहत है। वो ईमानदार और सेंसिटिव है, पर सोशल प्रेशर की वजह से अक्सर अपनी सच्ची फीलिंग्स को दबा देती है। फिर आते हैं मिस्टर एमरसन, एक ओल्ड मैन जिन्हें सोशल रूल्स और मैनर्स की कोई परवाह नहीं। वो सीधे साधे, सच्चे और थोड़े अलग हैं। वो सच बोलने में यकीन रखते हैं, भले उससे कोई अनकंफर्टेबल क्यों ना हो जाए। उन्हें सोशलिस्ट भी माना जाता है। और उनके बेटे जॉर्ज एमरसन, जो अपने डैड की तरह ही सीधे साधे और कम बोलने वाले हैं, पर उनके अंदर एक गहरी फीलिंग और उदासी है। वो लूसी के लिए एक मिस्टीरियस अट्रैक्शन रखते हैं और कहानी में उनका रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आखिर में मिस्टर बीब, एक पादरी जो ओपन माइंडेड और समझदार हैं। वो अपने सोशल पोजीशन बनाए रखते हुए भी एमरसन के अनकन्वेंशनल आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह हैं, जो अलग अलग सोच को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मेन थीम्स और डिस्कशन पॉइंट्स की। पहला है सोशल मैनर्स वर्सेस ऑनेस्टी। मिस बार्टलेट के स्ट्रिक्ट मैनर्स और मिस्टर एमरसन की सीधी साधी ईमानदारी के बीच की टक्कर इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। मिस बार्टलेट के लिए एमरसन का ऑफर बदतमीजी है, जबकि एमरसन के लिए ये बस एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सोशल रूल्स हमेशा सही होते हैं? क्या ऑनेस्टी और सीधापन कभी-कभी बदतमीजी लग सकता है? ये तो एक डीप क्वेश्चन है यार। हाँ, अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द व्यू का मतलब। शुरुआत में व्यू सिर्फ रूम की विंडो से दिखने वाला फिजिकल सीन है, जैसे अरना नदी, पर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है व्यू एक मेटाफर बन जाता है। ये लाइफ के लिए अलग अलग नज़रिए, दुनिया को देखने के अलग अलग तरीकों का सिंबल है। हाँ, मिस बार्टलेट का व्यू बहुत लिमिटेड और कंट्रोल्ड है, जबकि एमरसन का व्यू ओपन, सीधा और अनकन्वेंशनल है। लूसी इन दो व्यूज के बीच फंसी है
और चैप्टर के एंड में जब उसे अर्ना नदी का व्यू मिलता है तो ये सिर्फ एक फिजिकल सीन नहीं बल्कि एक नई पॉसिबिलिटी और फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। हाँ, फिर आता है क्लास और मैनर्स। चैप्टर में वेल बिहेव्ड और बैड बिहेव्ड लोगों के बीच साफ अंतर दिखाया गया है। मिस बार्टलेट तुरंत एमरसन को बैड बिहेव्ड मान लेती हैं। ये उस टाइम की ब्रिटिश सोसाइटी में क्लास डिफरेंस और सोशल एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या मैनर्स सिर्फ सोशल क्लास का एक दिखावा है या ये अंदरूनी क्वालिटीज को भी दिखाते हैं। एमरसन का बिहेवियर भले ही थोड़ा रूड लगे, क्या वो ज़्यादा ह्यूमन और सच्चा नहीं है? लूसी के कैरेक्टर में भी एक बड़ा चेंज आता है, जिसे हम लूसी की अवेकनिंग कह सकते हैं। लूसी शुरुआत में मिस बार्टलेट के अंदर है, पर एमरसन के साथ उसकी बातचीत उसे सोचने पर मजबूर करती है। उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है कि ये झगड़ा सिर्फ रूम्स के बारे में नहीं है बल्कि कुछ बिल्कुल अलग के बारे में है। ये लूसी के अंदर एक रेबेलियस फीलिंग का उठना है जो सेट रूल्स पर सवाल उठाना शुरू करती है। ये लूसी की अपनी आइडेंटिटी और विशेष को खोजने की शुरुआत है। मिस्टर बीब का रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर बीब का रोल एक पादरी होते हुए भी वो एमरसन के अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो मिस बार्टलेट को एमरसन का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं, जिससे लूसी को वो व्यू मिलता है जिसकी उसे चाहत थी। वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो पुराने और नए, ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल के बीच कनेक्शन बनाते हैं। उनकी प्रेजेंस कहानी में एक बैलेंस लाती है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क का सिंबलिज्म। चैप्टर के एंड में मिस बार्टलेट को जॉर्ज के रूम में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मिलता है। ये एक मिस्टीरियस और थोड़ा परेशान करने वाला सिंबल है। ये जॉर्ज के अपने सवालों का सिंबल हो सकता है या लूसी की लाइफ में आने वाले सवालों का। ये रीडर को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सोशल रूल्स और सेट ट्रूथ ही सब कुछ है या लाइफ में और भी गहरे अनसुलझे सवाल हैं। तो यार, एंड में कहें तो द बर्टोलिनी सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये सोशल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल विशेस और अलग-अलग सोच के बीच की एक छोटी सी लड़ाई को दिखाता है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं और क्या हमारे अपने व्यूज़ हमें लाइफ की असली ब्यूटी और ऑनेस्टी को देखने से रोकते हैं। ये लूसी की जर्नी की शुरुआत है जहां उसे अपनी आवाज़ और अपनी पहचान ढूंढनी होगी। एकदम सही कहा। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको इस चैप्टर को एक नए एंगल से समझने में हेल्प करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स और अगले चैप्टर के डिस्कशन के लिए बने रहना। बाय।